हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो कल हमने पढ़ा था अपराध और दंगा, मानव जनित आपदा में पढ़ रहे थे हम लोग। तो अपराध और दंगा के बाद आज हम पढ़ेंगे रासायनिक दुर्घटनाएं। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक दुर्घटनाएं होती क्या है? रासायनिक दुर्घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जो मानव की लापरवाही से होता है। रासायनिक पदार्थ समझ रहे हैं क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जो मानव की गलती से, ऐसे पदार्थ जो मानव की गलती से बड़े बड़े दुर्घटनाएं होते हैं। जैसे बम बनाने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल होता है, गैस हो गई, ये जो पेट्रोल है उसको बनाने में जो पदार्थ इस्तेमाल होता है, गैस बनाने में जो एलपीजी गैस है वो सब बनाने में जो पदार्थ इस्तेमाल होते हैं वो सब हमको क्या कहते हैं? रासायनिक पदार्थ। वो सब फैक्ट्री में बनते हैं, यहाँ हमारे घर पे तो बनते नहीं। उसमें कई चीज़ मिलाए जाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं। तो उन्हीं सब रासायनिक पदार्थों का जब मानव की लापरवाही से कहीं बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, कई लोग मर जाते हैं, बहुत संपत्ति को नुकसान हो जाता है, जीव जंतु को नुकसान हो जाता है, मानव को नुकसान हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक दुर्घटना। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो रासायनिक दुर्घटनाओं का कारण ये है कि आज पूरा विश्व क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। भारत भी आगे बढ़ रहा है, पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है। तो उसमें क्या है कि नए नए उद्योग लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? नए नए फैक्ट्रियां नहीं लग रही हैं। तो उन फैक्ट्रियों में बहुत से रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल होते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोल की कोई फैक्ट्री लग गई, पेट्रोल की कोई कंपनी है, तो उसमें रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल होगा। अब उन रासायनिक पदार्थ को रखना और उसका प्रबंधन कैसे रखा जाए, उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। क्या है? बहुत बड़ी चुनौती है। इसके कारण बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं। ठीक है। इसी क्रम में भोपाल में, कहाँ? भोपाल में एक गैस थी, उसका नाम था मिसाइल आइथोसाइनाइड। क्या नाम था? मिथाइल, देखिए नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस का रिसाव होने लगा। क्या होने लगा? रिसाव। इसे मिक के नाम से भी जानते हैं, MIC। मिक का पूरा नाम है यम से मिथाइल, आई से आइसो, सी से साइनाइड। ये गैस का रिसाव होने लगा। ठीक है। जब रिसाव होने लगा तो वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो इंजीनियर थे, वो सोचे कि रिसाव बंद हो जाएगा। तो पहले उसको छोटा सा था, बंद कर दिए, सोचे कि सब प्रॉब्लम समाप्त हो गई। लेकिन धीरे धीरे वो रिसाव और बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि समझ लीजिए कि उधर के एरिया में, पूरे भोपाल में 5 लाख लोग प्रभावित हुए। कितने लोग प्रभावित हुए? गैस पूरी फैल गई। जो टैंक, जिस टैंक में गैस भरी थी, वो टैंक लीकेज होने लगा, मतलब उसमें पानी भर गया था। उसकी उसकी वो जो टैंक था, वो टैंक की रिपेयरिंग कायदे से नहीं होती। रिपेयरिंग माने उसकी मरम्मत। जैसे टैंक है, पुराना हो जाता है तो उसको देखा जाता है कि टैंक में से कहीं कुछ खराबी तो नहीं है, कहीं से कुछ बाहर तो नहीं निकल रहा है। हुआ क्या था कि एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी। कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी। ये कंपनी उस समय घाटे में चल रही थी। क्या चल रही थी? घाटे में चल रही थी। तो पैसे की कमी थी इसके पास, तो ये अपने सामानों की मरम्मत नहीं किया था। तो जो गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसके टैंक में, टैंक नंबर 610 था, बड़े बड़े टैंक थे, तो टैंक नंबर 610 में पानी भर गया था। क्या भर गया था? पानी भर गया था। तो वो धीरे धीरे उसमें रिएक्शन हुआ, पानी और गैस, ये जो गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड है, वो गैस आपस में रिएक्शन किए। रिएक्शन करके वो टैंक को क्या कर दिए? फाट गया, टैंक विस्फोट कर गया।
और टैंक विस्फोट कर गया, पूरी की पूरी गैस बाहर निकलने लगी। अब बाहर निकलने लगी तो आसपास जितने लोग थे, जिनके कुछ के सांस में चला गया तुरंत, तो तुरंत मर गए, कुछ बच गए। तो लगभग में 2500 से ज़्यादा लोग मर गए थे। जो बचे थे उनको भी कोई ना कोई बीमारी हो गई, त्वचा की बीमारी हो गई, ठीक है, सांस की बीमारी हो गई, दमा हो गया, दम घुटने लगा, चारों तरफ गैस ही गैस थी। तो ये किस तारीख को हुआ था? 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, बहुत बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी घटना है, रासायनिक दुर्घटना। उसमें कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी। किस, कहाँ था? भोपाल, भोपाल शहर है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये समझ गए कि रासायनिक दुर्घटनाएं जो हैं वो मनुष्य के लिए भी घातक है, प्रकृति के लिए भी घातक है। जहाँ गैस मनुष्य के लिए तो डायरेक्ट प्रभावित होगा, मनुष्य के सांस में चला जाएगा, वो मर जाएगा बेचारा। लेकिन प्रकृति के लिए कैसे घातक है? प्रकृति का समान नहीं नुकसान होता है, जमीन ऊसर हो जाता है, लोग जितने जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं, पेड़ पौधे नुकसान होते हैं, ये प्रकृति को भी नुकसान, संपत्तियां नष्ट हो जाती है। जब कहीं कोई दुर्घटना होती है तो वहाँ पर सब संपत्ति का नहीं नुकसान होता, संपत्तियां भी तो नुकसान होती हैं। जिस कंपनी में आग लगी थी वो कंपनी जलकर राख हो गई तो पूरा उसका संपत्ति नहीं बर्बाद हो गई। तो ये मनुष्य, प्रकृति और संपत्ति तीनों के लिए क्या है? घातक है, ठीक है। आइए हम देखते हैं अब कि रासायनिक आपदा होती कैसे है, कैसे होती है। ये हमारी लापरवाही से होती है। कारण क्या क्या है देखते हैं। जो रासायनिक कारखाने हैं उसमें जो सामान बनाए जाते हैं, बनाने को तो सामान बनाए जाते हैं, लेकिन उसी उचित जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ हैं उसका उचित देखभाल नहीं किया जाता। रखने की व्यवस्था, जैसे आपके घर में पेट्रोल रखना है, खुले में छोड़ दिए या ऐसे जगह रख दिए जहां आग ही जलता है, बिजली है। तो इसी तरह से कारखानों में उसकी व्यवस्था उचित ढंग से नहीं रखी जाती, इस वजह से दुर्घटना हो जाती है, लापरवाही से। होता क्या है, ट्रेन से, चाहे वायुयान से, ठीक है, चाहे समुद्र के मार्ग से या पाइपलाइन से, ये सब गैसों को एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है? भेजा जाता है। एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है, जल थल वायु के साथ साथ जो है पाइपलाइन से भी। अगर पाइपलाइन कहीं लीकेज हुआ तब पर भी, रास्ते में ट्रेन से जा रहा है, कोई ट्रेन लड़ गई, कोई बात हो गई तब पर भी हुआ। हवाई जहाज से जा रहा है, हवाई जहाज दुर्घटना हो गई, जो रहेगा वो भी नुकसान हो जाएगा। समुद्र से जा रहा है, समुद्र में जो जहाज है वो जहाज को कुछ हो गया, पूरे समुद्र में तेल फैल जाएगा, होता है ना ऐसा। तो ये सब चीज़ें हैं। जो कारखाने हैं, कारखानों में कौन कौन कारखाने? छपाई वाला, जो प्रिंटिंग वाले, जो जैसे ये छपाई नहीं, पेपर ऊपर छपाई करते हैं, तो ये छपाई वाले कारखानों में भी केमिकल रहता है, रसायन रहता है, ठीक है। रबर उद्योग में भी रहता है, पेस्टिसाइड कारखाने में भी रहता है, पटाखा वाला कारखाना रहता है। मतलब जितने कारखाने हैं लगभग में ये सब तरह के कारखाने, जब पटाखा में भी कई तरह के रसायन मिलाए जाते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव केंद्र, मतलब जहाँ पर परमाणु बम ये सब बनाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर रेडियो एक्टिव संयंत्र हैं, बड़े बड़े रेडियो एक्टिव जानते हैं क्या होता है? जैसे परमाणु बम बनाने के लिए एक पदार्थ होता है यूरेनियम। क्या पदार्थ होता है? यूरेनियम। वो यूरेनियम वो बड़ा खतरनाक है, उसके बारे में हम बता देंगे कभी डिटेल में। वो इतना खतरनाक है कि उसका छोटा सा मात्रा भी अगर पाकिस्तान पर गिरा देंगे, परमाणु बम छोटा था, सुने होंगे ना, परमाणु बम फेंक देंगे, छोटा सा यूरेनियम से बनता है। और यूरेनियम इतना खतरनाक कि 1 से 3 बनता है, 3 से 9, 9 से 27, जस्ट उसका 3 गुना होता जाता रहा है। क्या गुना? 3 गुना।
3 गुना होता जाता है। छोटा सा परमाणु बम है, अगर जिससे हमको मान लीजिए पाकिस्तान को समाप्त करना है तो कितना मात्रा का बम गिराएंगे, उसका मात्रा उतना छोटा सा बम बनाएंगे, उतना यूरेनियम की मात्रा लेंगे और गिरा देंगे, खाली पाकिस्तान नहीं गिरेंगे। हम सोचे पूरी दुनिया तबाह हो जाए तो बड़ा बम बनाना पड़ेगा, पूरी यूरेनियम की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो कारखाने हैं, रेडियो एक्टिव केंद्र हैं, वहाँ पर बड़ा सुविधा से देखते हैं, बनाते हैं, सब बड़ा देख रेख होता है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई, परमाणु संयंत्र केंद्र ये सब जो भी हैं, सब ये सब परमाणु से संबंधित रेडियो एक्टिव किरणों से संबंधित हैं, ये सब इतने लापरवाही जहाँ करें वो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है। और एक चीज़ है, देखिए इसमें जो रसायन मिला, कौन कौन रसायन खतरनाक होते हैं, यानी कौन कौन रसायन से सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है। जैसे क्लोरीन है, अमोनिया है, फास्फोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, पिक्रिक अम्ल है। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या है अम्ल सम्ल, हमको नहीं समझ में। अपने घर पे लैट्रिन साफ करने के लिए बॉटल में आता है, एक बॉटल रहती है, उसमें पीला पीला भरा रहता है, देखते हैं उसको जमीन पर गिरा देंगे तो चु 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 बुझा देने लगेगा। कहीं हाथ पर गिर जाएगा तो हाथ जला देगा, लकड़ी पर गिरा देंगे लकड़ी को काट देगा। देखे हैं, है ना। तो उसमें यही अम्ल रहता है, HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहाँ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, HCl रहता है। HCl उस पर लिखा भी रहता है, HCl देखें, HCl देखिएगा आप, उस पर HCl लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, HCl अम्ल, अम्ल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो अम्ल रहता है वो बड़ा खतरनाक रहता है, अम्ल बड़ा तगड़ा रहता है, उसको जहाँ गिरा देंगे, तेजाब उजाब नहीं सुने हैं, तेजाब का नाम, तो वो सब अम्ल रहता है। तेजाब नहीं, किसी के कहीं फेंक देंगे तो तेजाब जला देगा, तो वही अम्ल रहता है। क्या रहता है, अम्ल। तो ये सब अम्ल रहते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से रिसाव, देखिए दुर्घटनाएं तो बहुत हुई थी, दुर्घटनाएं छोटी छोटी दुर्घटनाएं बहुत हुई थी। भोपाल वाली दुर्घटना बहुत बड़ी थी, इसलिए इसके बारे में हम डिटेल में बताएं। छोटी छोटी दुर्घटनाएं बहुत हुई थी। ठीक है, बहुत रिसाव हुआ, कहीं क्लोरीन का रिसाव हुआ था, कहीं LPG गैस का रिसाव हुआ था, इस तरह से बहुत घटनाएं हुई थी। एक आध हम बता दे रहे हैं। जैसे 2003 में मध्य प्रदेश के धार जिले में, कौन जिले में, धार जिले में LPG गैस रिसी थी। ठीक है, ये सब छोटी छोटी दुर्घटनाएं हैं। 2004 में तमिलनाडु में कौन सा रिसाव हुआ था, किसका, क्लोरीन, किसका रिसाव हुआ था, क्लोरीन। इसी तरह से कई ठो हैं। ठीक है, तो सबको ढेर सा देखने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि कैसे हम बचेंगे उनसे, कैसे उनका बचाव करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो हमारी भारत सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए हैं कि जैसे अभी नहीं था, दीपावली आया था तो पटाखा नहीं फोड़ना है, पटाखा का कानून बनाए थे ना। गाड़ी चलाने का नियम है कि नहीं, गाड़ी चलाने का नियम है ना। तो उसी तरह से रासायनिक पदार्थों से संबंधित जो कानून थे वो क्या थे, विस्फोटक अधिनियम 1984। विस्फोटक से संबंधित एक नियम कानून है, उसका पालन सबको करना पड़ता है। ये नहीं कि कोई कहीं भी विस्फोट कर सकता है। ठीक है, तो विस्फोटक अधिनियम 1884 में। ठीक, उसी तरह से कारखाना अधिनियम 1948। अगर आप कहीं कारखाना लगाते हैं तो उसमें मजदूर कैसे हैं, उसमें जो सामान है उससे किसी का नुकसान ना हो, ये सब जो नियम कानून कारखाना संबंधित है। ये नहीं कोई दुर्घटना होगी तो मालिक की जिम्मेदारी रहेगी। जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो यहाँ का मालिक भाग गया था अमेरिका। कहाँ भाग गया, अमेरिका भाग गया, समझ रहे हैं। जांच हुई, फिर जांच को रुकवा दिया मालिक, फिर बाद में जांच हुई, अमेरिका फिर चोरी से जांच कराया। ये सब बहुत घटनाएं हुई। कहने का मतलब ये है कि जो कारखाना है उससे संबंधित कुछ नियम बनाए जाते हैं, उस नियम का पालन सबको करना पड़ता है। उसमें पेट्रोलियम का नियम होता है, पेट्रोलियम जो ये डीजल पेट्रोल नहीं है, उसके नियम होते हैं। कीटनाशक जो रसायन फैक्ट्री में बनती है उसके कुछ नियम कानून होते हैं। नहीं देखते हैं, जैसे आप लोग जाएंगे कीटनाशक दवा खरीदने तो आपको दुकानदार नहीं देगा,
जानते हैं, जिस किसान को पहचानेंगे उसी को देंगे। मान लीजिए आप दवा लेकर गए, किसी को आप स्वयं पी लिए या पिला दिए, तब ये सब ऐसा नहीं होता कि सबको दे देंगे। जिसको पहचानते हैं उसी को देंगे, जानते हैं कि ये इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, फसलों के लिए इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं? तो इसी तरह से सबका एक नियम कानून है। आपदा प्रबंधन के नियम है। कोई आपदा अचानक आ गई, तब 2005 में बना था। कीटनाशक के लिए 1968 में बना था। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि इसका बचाव कैसे करेंगे। बचाव का मतलब जागरूकता से। जब आपको जानकारी रहेगी तब ना बचेंगे। जैसे भूकंप आ गया, इसी कमरे में सब लोग हैं, तो भूकंप से बचने का उपाय जानते रहेंगे तब ना कुछ लोग भागने लगेंगे। ठीक है, जो समझदार रहेंगे वो जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो मेघ के नीचे छुप जाएं, मैदान में चले जाएं। कुछ लोग वो इस घर में से निकल के उस घर में चले जाएंगे। जिसको जानकारी नहीं रहेगी वो इस घर में से निकल के उसको, जो जानता रहेगा मेज के नीचे आ जाएगा, जो जानता रहेगा खुले मैदान में चला जाएगा भूकंप में। तो वैसे ही रासायनिक दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो उपाय हैं, जो काम है, वो लोगों को जानकारी ही नहीं है। काम करने वाला मजदूर भी नहीं जान रहा है, मालिक को जानकारी नहीं है, कर्मचारी को जानकारी नहीं है। तो पर्याप्त इतनी जागरूकता फैलाएं कि हर व्यक्ति को नियम कानून की जानकारी क्या हो जाए, ठीक है, जन जन तक पहुंचा जाए। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका बचाव कैसे करेंगे। जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उस समय बचाव कार्य भी सही ढंग से नहीं हुआ। 2500 से ज़्यादा लोग जो मरे थे, अगर सही समय पर इलाज हो गया होता उनको तो वो बच सकते थे, लेकिन बचे नहीं, क्योंकि उनका इलाज नहीं मिल पाया। फेफड़े में उनके गैस भर गई थी, गैस भर गई, वो तुरंत मर गए बेचारे। समझ रहे हैं बात को? प्रभाव क्या है? प्रभाव अभी देखें कि मानव पर भी पड़ेगा, पर्यावरण पर भी पड़ेगा, जल पर भी पड़ेगा, मृदा पर भी पड़ेगा। ठीक है, जल जब दूषित जल जाएगा मिट्टी में, मिट्टी भी प्रभावित होगी। अब देखिए होता क्या है, क्लोरीन और फास्फोरस, कौन कौन? क्लोरीन और फास्फोरस, जब ये उड़ता है, हवा में उड़ गया तो बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो बताए थे कि एसिड में रहता है, आप लोगों जो लैट्रिन साफ करते हैं। जब क्लोरीन और फास्फोरस जब वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा, कहाँ? ऊपर उड़ेगा, तो बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जब ये सब गैसें ऊपर जाती हैं, तो मान लीजिए बारिश होती है। क्या होती है? बारिश होती है। तो जब पूरा अम्ल है, ऊपर पूरा अम्ल गैस में भरा है, ठीक, जब बारिश होगी तो पानी के साथ क्या आएगा? अम्ल ही आएगा ना। पानी के साथ क्या आएगा? अम्ल आता है। तो उसी वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। देखे होंगे जो आप लोगों के घर में बुजुर्ग होते हैं, जब बारिश होती है, तो जब पहली बारिश होती है तो लोग कहते हैं पहली बारिश हो रही है, बाहर मत जाओ, मत भीगो, नहीं तो त्वचा पर छाला पड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे, कहते हैं लोग ना। ऐसी बात होती है ना, क्योंकि साल भर की पूरी गंदगी, पूरी गैस वातावरण में रहती है, पूरा अम्लीय वातावरण रहता है। बारिश होती है तो पहली बार सीधे डायरेक्ट तो जब बाहर जाएंगे तो त्वचा पर पड़ेगा, तो तरह तरह के रोग हो जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन जब बारिश एक आध दो बार हो जाता है, मौसम सब अम्ल नीचे गिर जाते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब जब अम्ल जब बारिश के साथ नीचे आते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। इस अम्लीय वर्षा से मानव को भी नुकसान होता है, फसल को भी नुकसान होता है, ऐतिहासिक इमारत को भी नुकसान होता है। किसको नुकसान होता है? ऐतिहासिक इमारत। जैसे ताजमहल जो है, ताजमहल अब थोड़ा सा पीला पड़ गया है। क्या हो गया है? पीला। इसी अम्लीय वर्षा के कारण। क्या है?
ताजमहल पीला पड़ गया है। तो अब क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ ये कई देशों का एक समूह है, कई देशों का एक क्या है, समूह। इसमें 192-93 देश रहते हैं, सारे देश मिल करके रहते हैं। जब ये इसका एक मेन व्यक्ति होता है, वो कोई ना कोई निर्णय लेता है तो उसको सभी देश मानते हैं। जो देश उसमें शामिल रहते हैं उसमें सभी देश मानते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ जो हमारे अधिकारी हैं वो जो नियम कानून बनाते हैं सब मानते हैं ना। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ कई देशों का एक समूह है। वो समूह जो निर्णय लेता है उसको सारे देश को मानना पड़ता है। तो रासायनिक दुर्घटना से संबंधित इन्होंने कई कदम उठाए, कई समझौते किए हैं, कई नए समय समय पर नई कानून बनाए हैं जिससे कि देशों में रासायनिक दुर्घटनाएं का से बचा जा सके। जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं सभी देशों के लिए, समझ रहे हैं, कि बचा जाए। इतनी चीजें क्लियर हैं? रासायनिक दुर्घटनाओं के बारे में समझ गए? समझ गए सभी लोग? चलिए।